Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the simultaneous election के perspective से है। स्टूडेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है उसको एग्जामिन करने के परस्पेक्टिव से एक हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आप देखिए कि हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद सर, उनके लीडरशिप के अंदर में। स्टूडेंट्स, हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है उसको एक्सेप्ट किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट किया जाए। और आप देखिए कि इन इलेक्शंस का जो 100 डेज का जो समय है उसी के अंदर में हमारे जो लोकल थर्ड टायर के जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, उनके भी जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और आप देखिए कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट, साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसके अंदर अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 83 के बारे में, तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है। तो उसके रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट्स है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा आर्टिकल 83 के थ्रू में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है, जो उसका जो टाइम पीरियड है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा आर्टिकल 172 के अंदर में। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल जो 325 है जो इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसको साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग में भी जो अमेंडमेंट है उसको यहाँ पे करना होगा गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है ये आप जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आर्टिकल्स हैं उसी के थ्रू इसका मेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें अपोजिशन का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स हैं, जिनके द्वारा फेडरल जो स्पिरिट है, फेडरल जो स्ट्रक्चर है जिसको प्रमोट किया गया था, उसको आप देखिए कि अंडरमाइन करता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए कि 1967 का जो समय है जब तक आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हंग असेंबली का कॉन्स्टिट्यूट होना, प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज करना वहाँ पे। तो आप देखिए उसकी वजह से वहाँ पे आपको जो इलेक्शन साइकिल है उसके अंदर ये जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से 2-3 पॉइंट्स है वो जरूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन क्रिएट होता है, पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन क्रिएट होता है जब स्टेट्स के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। या आप देखिए कि स्टेट के अंदर भी जो 1 ईयर स्टे यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, 1 साल आप देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगाया जाता है उस समय गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी आप देखिए कोई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कोई न्यू पॉलिसी है, न्यू स्कीम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन है उसको ये रिड्यूस करेगा। सेकंड, अगर हम बात करें इलेक्शन के अंदर में जो एक्सपेंस है, इलेक्शन के अंदर में जो खर्चा हुआ करता है, तो आप देखिए कि साइमल्टेनियस वे में इलेक्शन होने की वजह से लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो यहाँ पे मेजर एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करेगा, जो हमारे आप देखिए कि कंट्री का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर जो बर्डन है उसको ये रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो इलेक्शंस हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करते हैं। सोशल जो हमारा डिसकंटेंट है, जो कास्ट का राइवलरी है, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो राइवलरी है उसको प्रमोट करता है इलेक्शन का जो समय है। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी लेस डिस्टर्बेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि समय समय पे जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो सोसाइटी के अंदर में आपको इस तरीके का जो डिवाइड का जो सिचुएशन है
वो देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस को ये इम्पैक्ट करेगा। जो नेशनल इश्यूज हैं उनको यहाँ पे मोर डोमिनेंस है वो मिलेगा। और आप देखिए कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो पार्टी जिनका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया के ऊपर में है, तो आप देखिए कि उनको यहाँ पे जो मोर बेनिफिट है वो रिसीव होगा इन जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके थ्रू में। और अपोजिशन के द्वारा कहा गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये बेसिकली इम्पैक्ट है वो करेगा, जो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वो रीजन्स जहाँ पे मिलिटेंसी देखने के लिए मिलता था, तो फर्स्ट फेज के अंदर उन सीट्स के ऊपर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए हैं। पर आप देखिए कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ फर्स्ट फेज के रिगार्डिंग में। टोटल अगर हम वोटर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस करें तो 61 पॉइंट कुछ परसेंटेज है उसको ऑब्जर्व किया गया है। आप देखिए कि जो वोटर्स को यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक राइट का जो एक्सरसाइज है उसको उनके द्वारा इसको बेसिकली फंक्शन है वो किया गया है। और स्टूडेंट्स इन सीट्स के वहाँ पे 2014 के समय जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है वो हुआ करता था, तो उस समय आप देखिए कि 32% आपको जो वोटर्स का जो टर्न आउट है, वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो किश्तवाड़ के वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट किश्तवाड़ के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होगा। अभी आपने पैरा ओलंपिक्स के समय जरूर से एक नेम सुना होगा। पैरा ओलंपिक के समय एक पर्सन है, इंडिया का जो आर्चरी टीम है उनको लीड किया जाता है उनके द्वारा। आप देखिए कि जो शीतल देवी हैं जिन जो विदाउट आर्म्स के बेसिस पे आर्चरी के अंदर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो स्टूडेंट जो शीतल देवी हैं वो किश्तवाड़ के एरिया से ही बिलोंग किया करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोई भी आप देखिए कि वायलेंस का जो न्यूज़ है वो नहीं सामने आया है इन जो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है उसके दौरान में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग्स है इस मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर में। इस तरीके से वोटर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना, वायलेंस का कोई भी न्यूज़ है वो ना सामने आना, तो ये पॉजिटिव थिंग्स है हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के भी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। आप देखिए कि 1960 के समय में जो इंडस वाटर सिस्टम है उसका जो रिवर्स है उसके वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा। स्टूडेंट्स इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया गया था। इसका जो ब्रोकर का जो कॉन्सेप्ट है या इस ट्रीटी को जो इम्प्लीमेंट करवाया गया वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। आप देखिए कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडस रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, इंडस रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। जो चेनाब रिवर है, जो चेनाब रिवर है वो आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट जो झेलम रिवर है, तो 3 रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को यहाँ पे दिया गया। क्या इंडिया के द्वारा भी इनको यूटिलाइज किया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, यूटिलाइज किया जाएगा, बट कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसका कि जो पानी है, जो वाटर है उसको स्टोर है वो ना किया जाए, पानी का जो स्टोर है वो ना किया जाए। रन ऑफ द रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, रन ऑफ द रिवर का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टूडेंट्स इसी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कहा गया कि एक परमानेंट कमीशन है उसको भी सेटअप किया जाए। जो परमानेंट कमीशन है इंडस के रिगार्डिंग में उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। दोनों कंट्रीज के द्वारा कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। समय समय पे उनका मीटिंग हुआ करता है। उस मीटिंग के अंदर में जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पे रिजोल्व है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के परस्पेक्टिव से तो आपको रावी, ब्यास एंड सतलुज नाम का जो रिवर है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये जो 3 रिवर्स हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे परमानेंट कमीशन के बारे में डिस्कस किया हमने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ट्रीटी को करवाया गया। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जिसका पानी इंडिया के द्वारा यूज किया जा सकता है। रन ऑफ द रिवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी चलाया गया था। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को चलाया गया स्टूडेंट्स? जो कृष्ण गंगा नाम का एक नदी है जिसको कि पाकिस्तान के वहाँ पे नीलम नदी के नाम से जाना करते हैं। रिवर का नेम क्या है स्टूडेंट्स? कृष्ण गंगा है। किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो वहाँ पे आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट को चलाया गया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर पाकिस्तान के द्वारा अप्रोच किया गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे है? हेग के वहाँ पे आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इनके द्वारा अप्रोच किया गया था, बाद में उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था कि इंडिया के द्वारा
कंप्लीटली अंडर द ट्रीटी जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, जो यहाँ पे कंडीशंस है, उसी के अकॉर्डिंग में ये प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया है। वाटर का स्टोर नहीं किया जा सकता है। 20% पानी इंडिया के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा यहाँ पे इरिगेशन के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि कृष्णगंगा रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। बगलियार डैम है जो कि आपको चेनाब रिवर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। रेटल डैम है जो हाई इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोजेक्ट है। रेटल डैम जो भी आप देखिए कि रन ऑफ द रिवर के थ्रू ही इंडिया के द्वारा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के वहाँ पे डेवलप किया गया। अब आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कहा गया है कि अब फिर से इसको रीनेगोशिएट करने का ज़रूरत है इस ट्रीटी को, जिससे कि जो प्रेजेंट समय में जो पानी का आप देखिए कि फ्लो भी चेंज हुआ होगा। इंडिया को मोर यूटिलाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, तो उसी के रिगार्डिंग में इसको फिर से रीनेगोशिएट करने का ज़रूरत है। तो ये इंडिया के द्वारा कहा गया है कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए। स्टूडेंट्स आप देखिए कि केरल के वहाँ पे आपको एक फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। केरल फेस्टिवल का नाम है ओणम। आप देखिए कि जैसे जो हमारा खरीफ का जो समय है, खरीफ कौन सा है, ये मानसून समय का जो प्रैक्टिस है, इसका जो मिडिल पीरियड है उसके अंदर में आपको जो मानसून के समय काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि ओणम का फेस्टिवल है, तीज का जो फेस्टिवल है, हरियाला जो तीज अलग अलग पार्ट्स के अंदर मनाई जाती है। उत्तराखंड का भी एक फेस्टिवल है जो कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर में था। तो आप देखिए कि मानसून के समय जिस तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ फेस्टिवल आपको हमारा जो रबी का जो सीजन है, जिसके मिड पार्ट के अंदर में जनवरी के समय उनका सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, उत्तरायण के नाम से उसको उत्तराखंड के उसको गुजरात के वहाँ पे जाना करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि गंगा सागर का जो मेला है जो बंगाल के वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ करता है। तमिलनाडु के वहाँ पे पोंगल है। तो आप देखिए कि इस तरीके से आपको अलग अलग समय में जो फेस्टिवल्स का जो सेलिब्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। ओणम फेस्टिवल का जो लास्ट डे हुआ करता है उस दिन केरल का जो थ्रिसूर नाम की जो जगह है, थ्रिसूर के वहाँ पे आप देखिए कि क्या किया जाता है कि जो टाइगर का जो यहाँ पे मस्कट है उसको पहना जाता है और डांस का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इस डांस को नाम दिया गया है पुल्ली कली, इस डांस का नेम है पुल्ली कली, इस डांस का नेम है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो टाइगर रिवर फ्लो किया करता है, एक पुली पूजा नाम का एक टाइगर रिवर है, थ्रिसूर के एरिया से वो फ्लो करता है। उसी के नेम से इंस्पायर होते हुए ये डांस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि टाइगर डांस के नाम से भी जाना करते हैं। डांस का नाम आप याद रखना, पुल्ली कली उस डांस का नेम है, जो ओणम फेस्टिवल के दौरान में केरल का जो थ्रिसूर है वहाँ पे इसका प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के वायलेंस के बारे में है। आप देखिए कि मणिपुर के अंदर में जो फ्री मूवमेंट रेजाइम है, जिसको मिलिटेंट्स के द्वारा, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिसयूज किया गया, उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा रोक दिया गया है कि कुछ किलोमीटर तक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो जा सकते थे विदाउट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इंडिया से म्यांमार के अंदर में, म्यांमार से इंडिया के अंदर में, क्योंकि उनके ब्लड रिलेशन आपको एंशिएंट समय से ही देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा मणिपुर के एरिया के अंदर में जो अपना जो फेंसिंग है वो भी किया गया है। जो ओपन बॉर्डर का एरिया हुआ करता था वहाँ पे फेंसिंग किया गया है कुछ एरिया के रिगार्डिंग में, जिससे कि मिलिटेंसी को रोका जा सके। अब वहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो सामने आया है कि विलेज के ऊपर फायरिंग किया गया, कंटिन्यूस वायलेंस वहाँ पे है। स्टूडेंट स्वदेश जो दर्शन स्कीम है, स्वदेश जो दर्शन स्कीम है, उसके थ्रू आप देखिए कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जाए। उनके जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो हाउस है वहाँ पे होम स्टे है वो किया जाए किसी भी एक टूरिस्ट के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग में ट्राइबल कम्युनिटी को आप देखिए कि 5 लाख का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनके द्वारा हाउस है उसको डेवलप किया जा सके। अगर हम इस स्कीम के बारे में डिस्कस करें, प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम ग्राम अभियान है। प्रधानमंत्री आप देखिए कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान इस स्कीम का नेम है, जिसके थ्रू उनको उनके हाउस होल्ड हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू टूरिज्म यहाँ पे बूस्ट होगा। जिन ट्राइबल कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं जिनको कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि जंगल के एरिया के अंदर में जो पट्टा है वो दिया गया है, उनको ट्राइबल जो लैंड है उसके रिगार्डिंग में राइट उनको दिया गया है। तो आप देखिए उनके द्वारा सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसको भी कैरी आउट किया जाएगा। स्कीम का नेम आप जरूर से याद रखना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान इस स्कीम का नेम है, जिसके थ्रू उनके हाउस को डेवलप करना है। स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू टूरिज्म को बूस्ट करना है, उनके हाउस के अंदर ही पर्सन्स यहाँ पे स्टे करें, जिसके थ्रू आप देखिए कि उनके कल्चर को भी वो जान सके, उनके रिगार्डिंग में जो उनका जो मनी का जो यहाँ पे बेनिफिट है वो भी रिसीव हो सके ट्राइबल कम्युनिटीज़ को।
स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में यूज किए जाते हैं वॉकी टॉकी हैं, पेजर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो सोलार इक्विपमेंट्स हैं जो लेबनान के वहाँ पे प्रेजेंट है। लेबनान कहाँ है? इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंस है। आप देखिए कि लेबनान के वहाँ पे जो वॉकी टॉकी हैं, जो सोलार इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। इजराइल के ऊपर एलिगेशन है वो लगाए गए हैं। और आप देखिए कि ये जो वॉकी टॉकी हैं, जो पेजर्स हैं, उनको डेवलप किया जाता है हमारे यहाँ पे जो ताइवान नाम का जो कंट्री है, जो साउथ एशिया के अंदर में, जो साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पे ताइवान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये जो वॉकी टॉकीज का जो डेवलपमेंट है वो हंगरी नाम का जो कंट्री है उसके थ्रू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ के द्वारा डिनाई किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी एक्सप्लोजिव जो डिवाइस है वो नहीं रखा गया था। अभी आप देखिए कि हजीबुल्ला के यहाँ पे इस अटैक के अंदर में उनके कुछ पर्सनस का भी डेथ हुआ है, कुछ सिविलियन पर्सनस का भी डेथ हुआ है, जो लेबनान के द्वारा इजराइल के ऊपर जो एलिगेशंस है वो लगाए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दामोदर वैली के बारे में है। आप देखिए कि हमारे रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कॉपरेशन है दामोदर वैली कॉपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। दामोदर वैली कॉपरेशन के द्वारा पानी को रिलीज किया गया, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। उसको मैन मेड फ्लड के बारे में कहा गया है वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। दामोदर रिवर की पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। झारखंड के वहाँ से फ्लो किया करती है, झारखंड के वहाँ से इसका ओरिजिन है। झारखंड के अंदर कौन सा जगह है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन से ओरिजिनेट करती है और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर इसका फ्लो हुआ करेगा। हुगली रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है, हुगली रिवर को ये ज्वाइन करती है दामोदर रिवर के द्वारा। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे ऐसा ही एक रिवर है जो सिक्किम से ओरिजिनेट करता है। सिक्किम में आप देखिए कि तीस्ता नाम का जो नदी है, तीस्ता नाम का जो नदी है सिक्किम से ओरिजिनेट करता है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल के वहाँ पे उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा, बाद में वो बांग्लादेश के लिए चला जाता है। तो आप देखिए कि दामोदर रिवर ऐसे ही है, झारखंड से उसका ओरिजिनेशन है, बाद में वेस्ट बंगाल के लिए उसका फ्लो है। तो वहाँ पे एक्सेसिव वाटर रिलीज को फ्लड का सिचुएशन के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे एक इम्पोर्टेंट सेंट है। आप देखिए कि उनका जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बुक एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। एथिकल जो गाइडलाइंस है उनको मेंशन किया गया उनकी किताब के अंदर में, बट डेट डज नॉट मीन्स कि आप अपना एथिक्स का प्रिपेयर करते हो तो उनका बुक को आप रीड करोगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे एथिक्स के पेपर के अंदर भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कुछ जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुआ था कि जो थ्रिवेलवर नाम के जो पर्सन है, थ्रिवेलवर नाम की जो पर्सन है जो कि तमिल जो हमारा लिटरेचर है, जो संगम लिटरेचर है उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी बुक से आप देखिए कि इंडियन आर्मी के द्वारा भी प्रोजेक्ट उद्भव नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट क्या नाम है? प्रोजेक्ट उद्भव। स्टूडेंट प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जो उद्भव है उसका बेसिक मैंडेट यही है कि हमारा जो एंशियंट लिटरेचर है उससे इंस्पिरेशन हमको ड्रॉ करते हुए, और आप देखिए कि एक डॉक्ट्राइन है उसको डेवलप किया जाए कि किस तरीके से हमको वॉर के समय जो एथिक्स है उनको फॉलो करना है, कभी भी सिविलियन पर्सनस के ऊपर अटैक नहीं करना है, कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए किसी भी हार्श जो यहाँ पे अटैक का जो सिचुएशन है उस दौरान में भी। तो स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट उद्भव था जिससे यहाँ पे जो थ्रिवेलवर का जो किताब है थ्री कुरल उससे इंस्पायर है वो ड्रॉ किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटिशन के बारे में, तो पेटिशन बेसिकली यहाँ पे ये था कि इनका जो बर्थ है वो जो यहाँ पे तमिलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक मंथ है उसके अंदर में उनका जो बर्थ है उसको सेलिब्रेट किया जाए, जो आपको हमारा जो समर मंथ है मई एंड जून उस समय देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में बर्थ को कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो पोंगल का जो फेस्टिवल है, पोंगल के फेस्टिवल के समय में इनका बर्थ का सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि डेट है उसको बाद में चेंज किया गया है, ऐसा पेटिशन यहाँ पे फाइल किया गया, उस पेटिशन को रिजेक्ट किया गया कोर्ट के द्वारा। थ्रिवेलवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी CE का एक टाइम पीरियड बताया जाता है, उस दौरान में इनका बर्थ बताया जाता है। आप देखिए कि इनका किताब है थ्री कुरल जिसके अंदर आपको 1330 के आसपास जो दोहा हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो विर्च्यू के रिगार्डिंग में, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, और पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी अलग अलग जो सेक्शंस है उसको मेंशन किया गया है। आराम है, पोरुल है, कमाम है, ये डिफरेंट सेक्शंस उस थ्री कुरल नाम का जो किताब है उसके आपको देखने के लिए मिलेंगे। एमपोक्स का एक केस है वो सामने आया है केरल के वहाँ पे। आप देखिए कि केरल के इसी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे कुछ दिनों पहले हमने
रीड किया था कि वहाँ पे जो नीफा वायरस है उसका भी जो केस है वो सामने आया है। तो स्टूडेंट्स, एम पॉक्स एंड नीफा वायरस जब भी इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और आप देखिए कि कोविड-19 के समय भी एक टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था, जिसको कि हम जानते हैं वन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया है वो डिक्लाइन हुआ है, और फॉरेस्ट एरिया से जो एनिमल्स हैं उनका ह्यूमन के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि एरिया उनका डिक्लाइन होने की वजह से। आप देखिए कि यहाँ पे एनिमल्स के द्वारा कुछ वायरस हैं उनको भी कैरी आउट किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा कुछ वायरस भी कैरी आउट किए जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स के वहाँ पे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होने की वजह से काफ़ी बार ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनके कंजप्शन के परस्पेक्टिव से भी एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो आप देखिए कि ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर ही वायरस का जो स्प्रेड है उसको इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन हेल्थ का जो अप्रोच को बेसिकली बताया गया था कोविड-19 के समय में, कि हमें ह्यूमन बींग्स को ही सर्विलेंस नहीं करना है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, हमें एनिमल्स को भी सर्विलेंस करना चाहिए, जिससे कि वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, और इस तरीके का जो इमरजेंसी का आउटब्रेक है उसको हम यहाँ पे एग्जामिन कर सकें। आप देखिए कि एमपोक्स के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, स्मॉल पॉक्स की तरह आपको ये देखने के लिए मिलता है। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू 1980s के समय में। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर निफा वायरस के बारे में डिस्कस करें तो ये आपको बेसिकली जो फ्रूट बैट हैं, फ्रूट बैट से जो इम्पेक्टेड फ्रूट्स हैं उसके थ्रू भी इसका स्प्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों को डील करने का ज़रूरत है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, कोई केस वहाँ पे सामने आया है, इंग्लिश लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर समय समय पे 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज का जो प्रमोशन है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि कभी भी इस तरीके का आपको नहीं देखने के लिए मिलता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना है, जिससे कि वर्ल्ड के अंदर में जो मैक्सिमम सर्विस सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमारा जो प्रेजेंस है, जो वर्ल्ड का यहाँ पे जो कस्टमर थिंग्स है, जो मार्केट है उसके साथ में हमारा जो कॉन्टैक्ट है उसको सेटअप किया जा सके। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको इंश्योर करता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा आप देखिए कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग में जो मायोपिया का जो सिचुएशन है, शॉर्ट साइटनेस का जो सिचुएशन है वो ना देखा जाए। जिस तरीके से चाइना के द्वारा उनके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज को अडोप्ट किया गया, उनका जो एंशियंट लैंग्वेज है मैंड्रियन, उसके अलावा आप देखिए कि इंग्लिश को भी उनके द्वारा अडोप्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हमें भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने का ज़रूरत है, जिससे कि मैक्सिमम ग्लोबल सर्विस के अंदर में हम हमारा जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि ग्लोबल वे में आपको देखिए, आपको कम्युनिकेशन को अगर इस्टेब्लिश करना है तो एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के वहाँ पे बोला जाता है। हमारे यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। इस जो 1968 का DS कोठारी के लीडरशिप के अंदर जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर मेंशन किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी मेंशन किया गया है, कुछ स्टेट्स के द्वारा इसको अपोज भी किया गया है, जिसके अंदर आपको तमिलनाडु देखने के लिए मिलता है। 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है तमिलनाडु के वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए कुछ दिन पहले अपोजिशन के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टेट्स के वहाँ पे जिनका पावर है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक मीटिंग हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि आप देखिए कि एक तो फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है, जो 41% है प्रेजेंट समय में, उसको 50% किया जाए। जो सेस एंड सरचार्ज के रिगार्डिंग में जो लिमिटेशन है उसको भी यहाँ पे इम्पोज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट फाइनेंस कमीशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो इनकम एंड डिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है उसको 45% का वेटेज है वो रखा गया था यहाँ पे फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के ही रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि 45% का वेटेज है इनकम एंड डिस्टेंस क्राइटेरिया का। हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके द्वारा अच्छे से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, उनको जो बेनिफिट है वो रिसीव होगा, बट आप देखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम बेनिफिट उनको ही प्रोवाइड कर दिया जाए। आप देखिए कि हम कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र एंड गुजरात हैं जो आपको इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से डेवलप देखने के लिए मिलते हैं। ह्यूमन राइट के जो इंडेक्स हैं उसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो हमारे सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका आपको काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है।
जो पॉपुलेशन का जो यहाँ पे कंट्रोल करना था उसके रिगार्डिंग में उनका जो बेटर वे में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उनको हम यहाँ पे उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड कर सकें। तो उसी के बारे में मेंशन यहाँ पे किया गया है। स्टेट्स का डिमांड ये है कि अब चीफ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट किया जाए अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा, और फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को एग्जामिन करने का ज़रूरत है कि उसको किस तरीके से डिवोल्व किया जाए, जिससे कि मैक्सिमम स्टेट्स को एक इंक्लूसिव वे में जो बेनिफिट है वो यहाँ पे रिसीव हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेड का जो मीटिंग है उसके बारे में है। इंडिया के अंदर क्वेड का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होता, बट आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सभी कंट्रीज़ के जो हेड है वो वहाँ पे विजिट करते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उनके द्वारा एड्रेस है वो कैरी आउट किया जाता है। फिर आप देखिए कि यूएन का जो फ्यूचर समिट है, समिट फॉर द फ्यूचर है, उसको भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। फ्यूचर का जो समिट है वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। तो स्टूडेंट्स इन सभी को देखते हुए यूएस के वहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, तो इस वजह से क्वेड का जो मीटिंग है यूएस के वहाँ पे ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया के साथ में जो मीटिंग है उसको स्वैप किया गया है यूएस के द्वारा। ये मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता, बट आप देखिए कि अगर हम क्वेड की मीटिंग के बारे में डिस्कस करें तो मैरी टाइम जो डोमेन का अवेयरनेस है, मैरी टाइम जो डोमेन का जो अवेयरनेस है उसको यहाँ पे बूस्ट करने का ज़रूरत है, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में आप देखिए कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको यहाँ पे सेटअप किया जा सके। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में जो रीजनल सिक्योरिटी है, सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं उनको भी यहाँ पे बूस्ट करना है क्वेड के इस मीटिंग के थ्रू में। आप देखिए कि मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया, तो आपको यूएन क्लोज के बारे में भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग में है। इंडियन फ्यूजन सेंटर, आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो इंडियन फ्यूजन सेंटर है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको इंश्योर किया जा सके। ओपन रेडियो जो नेटवर्क यहाँ पे ऑफिस है जिसको पलाऊ के अंदर सेटअप के बारे में है, और स्पेस बेस्ड जो क्लाइमेट वार्निंग है उसको भी यहाँ पे सेटअप किया जा सके क्वेड के इस मीटिंग के थ्रू में। तो बेसिकली मैरी टाइम जो डोमेन का जो सेक्टर है उसके अंदर अवेयरनेस जनरेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ड्राउनिंग के पर्सपेक्टिव से है। ड्राउनिंग क्या है कि रिवर के वाटर के अंदर डूब जाना, या आप देखिए कि डूबने के बाद में जो डेथ होना। तो इंडिया के अंदर में एक वन ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर का जो एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर जो दिल्ली के अंदर है यूपीएससी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जिनका कि ड्राउनिंग की वजह से ही डेथ आपको देखने के लिए मिला था। और आप देखिए कि स्टूडेंट जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो ड्राउनिंग की रिगार्डिंग में जो डे है, जो ड्राउनिंग का प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के आसपास वो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब क्यों यहाँ पे जो ड्राउनिंग के जो केसेज हैं, जो डूबने के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं? एक तो आप देखिए कि सी लेवल है वो राइज हुआ है। सी लेवल राइज होने की वजह से आपको डिस्प्लेस पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आईएलओ के द्वारा यहाँ पे माना गया है कि जो लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। रिसेंटली आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे 43% जो चिल्ड्रंस हैं अंडर द 5, उनका जो डेथ है वो ड्राउनिंग की वजह से ही आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के यहाँ पे भी आपको 30,000 के आसपास जो केसेज हैं एक्सीडेंट फॉल की वजह से, अंडर एज के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर वे में रेस्क्यू नहीं किया गया, उनका एक्सीडेंट के अंदर में फॉल होता है। जो हमारा रिवर का एरिया है वो भी आप देखिए कि डिसाइडेड नहीं है, नेचुरल वे के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वन ऑफ द हेल्थ क्राइसिस है ड्राउनिंग का वाटर बॉडीज़ के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में, और पुअर एंड में जो मिडिल इनकम आप देखिए कि जो कंट्रीज हैं उसी के अंदर ये जो मोर इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेसिडेंट इवेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हीनियस क्राइम हैं। आप देखिए कि जब भी हम जस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक कोट आपने ज़रूर से रीड किया होगा कि जस्टिस का अगर डिले होता है, जस्टिस डिले इज़ द जस्टिस डिनाइड। यूपीएससी के द्वारा एक बार पूछा भी गया था ऐसे के पेपर के अंदर में, और कल आप देखिए कि ऐसे का पेपर है तो उसको हम कल एग्जामिन करेंगे क्या क्या वहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है
उनको सेटअप किया गया हमारे कंट्री के अंदर में। 2019 के समय से ये जो 18-19 के समय से ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनका इस्टेब्लिशमेंट इंक्रीज हुआ है। बट आप देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको तमिलनाडु है, जहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन आपको सही से देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर वे में उनका जो फंक्शनिंग है वो नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, जिससे कि यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड किया जाए, बैकलॉग है उसको रिड्यूस किया जा सके, बैकलॉग का जो ओवर बर्डन है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे। हमारे डिजिटल वे में जो केस का मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर जो फाइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड है उसको यहाँ पे रोकने की रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। एक्स्ट्राडिशन के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया एंड बांग्लादेश के रिगार्डिंग में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। जब भी स्टूडेंट्स हम एक्स्ट्राडिशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड डेवलपमेंट है उसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप देखिए कि इंटरनेशनल जो क्राइम ट्राइब्यूनल है उसको सेटअप किया गया था बांग्लादेश के वहाँ पे। इसका जो इनिशियल जो सेटअप है वो आपको शेख हसीना मैम का जो टाइम पीरियड है उसी दौरान में देखने के लिए मिलेगा कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का जो समय है उसके समय कोई इंसिडेंट तो ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो। उन सभी को एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में 1971 का जो आपको लिबरेशन है उसी के रिगार्डिंग में ट्राइब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। इस इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के द्वारा ही शेख हसीना मैम का जो एक्स्ट्राडिशन है उसके बारे में मेंशन किया गया ना। आप देखिए कि 2013 के समय से 2013 के समय इंडिया और बांग्लादेश का आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो देखने के लिए मिलेगा। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जा सके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर उनका जो एक्स्ट्राडिशन है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश का वो ड्यूल क्रिमिनलिटी के बारे में भी मेंशन करता है कि बोथ कंट्रीज़ के अंदर वो जो क्राइम है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए। आप देखिए कि बोथ कंट्रीज़ के अंदर में इंडिया एंड बांग्लादेश के वहाँ पे जो क्राइम है क्रिमिनल अगर एक्टिविटी के अंदर में है तो यहाँ पे उसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर में पॉलिटिकल नेचर के बारे में भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल नेचर के अंदर में किसी पर्सन का एक्स्ट्राडिशन है तो वो बेसिकली अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कंट्री के अंदर पर्सन है उसके द्वारा डिनाई है वो भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में था जो हमने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के द्वारा भी या जो बांग्लादेश के जो पहले पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे शेख हसीना मैम के जो फादर हैं मुजीबुर रहमान, उनके असैसिनेशन से जो रिलेटेड पर्सन है उनको एक्स्ट्राडिट किया गया था बांग्लादेश के वहाँ पे इंडिया से। और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा भी जो उल्फा नाम का एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक पर्सन को बांग्लादेश का जो ढाका के अंदर जो जेल है वहाँ से इंडिया के लिए एक्स्ट्राडिट किया था इसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे ड्यूलिटी ऑफ क्राइम के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो केन्या का जो कैपिटल है नैरोबी, उसका जो एयरपोर्ट है उसको हैंडओवर किया गया अडानी ग्रुप को, उसी के रिगार्डिंग में वहाँ पे प्रोटेस्ट है। हमारे लिए हैंडओवर इम्पोर्टेंट नहीं है, केन्या का जो लोकेशन है उसको एक बार हम ज़रूर से देखते हैं। आप सपोज कीजिए केन्या है स्टूडेंट्स, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसके यहाँ पे आपको जो सोमालिया है वो देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट के यहाँ पे आप देखिए कि इथोपिया है वो सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इथोपिया है वो सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सोमालिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको साउथ सूडान है वो देखने के लिए मिलता है। साउथ सूडान के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे युगांडा है, कुछ पार्ट के अंदर में आपको युगांडा है वो देखने के लिए मिलेगा, कुछ पार्ट के अंदर में युगांडा है। और स्टूडेंट्स अगर हम सदर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको तंजानिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से केन्या का लोकेशन है। एक पार्ट के अंदर में आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन के साथ भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। इंडियन ओशन रीजन के साथ जब केन्या अपना एरिया शेयर करता है तो वहाँ पे उनका एक इम्पोर्टेंट सिटी है मोम्बासा नाम का जो कॉमर्शियल सिटी है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। इनका कैपिटल कौन सा है? नैरोबी इनका कैपिटल है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। यूएन हैबिटाट का जो हेडक्वार्टर है जो 1978 के अंदर सेटअप हुआ उसका भी हेडक्वार्टर आपको नैरोबी के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा। जब भी हम यहाँ पे केन्या के बारे में डिस्कस करते हैं तो केन्या का आपको
आप देखिए कि लेक विक्टोरिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है। और इसी एरिया के अंदर में केन्या के वहाँ पे आप देखिए कि एक बिग जो गेम्स हैं, जो बिग गेम्स के रिगार्डिंग में जो रिजर्व है वो भी सिचुएटेड है, जिसको कि हम मसाई मारा के नाम से जाना करते हैं। मसाई मारा नाम का जो रिजर्व है, मसाई मारा नाम का जो रिजर्व है वो केन्या के वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको कि गेम रिजर्व या बिग गेम कंट्रीज के नाम से भी जाना करते हैं। गेम रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो बिग 5 एनिमल्स हैं, बिग 5 कौन कौन से हैं? लाइन है, लियोपार्ड है, बफेलो है, राइनो है, और इसके अलावा आप देखिए कि एलिफेंट है। तो जो बिग 5 कंट्रीज है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हंटिंग के पर्सपेक्टिव से जो मसाई मारा है उसको यूज किया जाता है काफ़ी सारे जो हंटर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको केन्या के वहाँ पे डेजर्ट का जो सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि केन्या के वहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सेकंड हाईएस्ट जो पीक है, जो माउंट केन्या है, वो सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? माउंट किलिमंजारो है, जो कि तेंजानिया के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये केन्या के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है उसके फेंसिंग के रिगार्डिंग में, आप देखिए कुछ कैबिनेट के द्वारा कुछ पैसे का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे अप्रूवल किया गया, जिससे कि वहाँ पे फेंसिंग है उसको कैरी आउट किया जाए। म्यांमार के साथ में हमारा बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश है, आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड है, मणिपुर है, और हमारा जो मिजोरम है। फार ईस्ट के जो 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उन सभी के साथ अपना एरिया शेयर करता है म्यांमार। और आप देखिए कि म्यांमार के वहाँ पे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको रोका गया है, फ्री मूवमेंट रिजाइम को रोका गया है। कुछ एरियाज के अंदर फेंसिंग है वो कंप्लीट भी हुआ है। चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 क्या है कि अर्थ जो मून से आप देखिए कि कुछ वहाँ पे रॉक का जो पार्ट है उसको अर्थ के यहाँ पे लेके आना है, जिससे कि वहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर है उसका स्टडी किया जा सके। वीनस के ऑर्बिटर की रिगार्डिंग में जो मिशन है उसका भी अप्रूवल किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह इंडिया का भी जो इंडियन स्पेस स्टेशन है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, गगनयान का जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड किया जा सके, उन सभी के बारे में उनके सभी के रिगार्डिंग में जो अप्रूवल है वो दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा स्पेस के इस सेक्टर की रिगार्डिंग में। पीएम आशा स्कीम के बारे में आपने रीड किया होगा, पीएम आशा स्कीम के बारे में आपने रीड किया होगा, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ एडिशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है हमारे सेंटर के द्वारा। पीएम आशा स्कीम क्या है स्टूडेंट्स? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नाम का जो स्कीम है। आप देखिए कि अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की रिगार्डिंग में प्राइज सपोर्ट स्कीम है उसको लॉन्च किया जाता है। प्राइज सपोर्ट स्कीम की रिगार्डिंग में आपको जो प्राइज स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। प्राइज डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, प्राइज स्टेबलाइजेशन स्कीम है, प्राइज सपोर्ट स्कीम, प्राइज स्टेबलाइजेशन स्कीम। और इसके अलावा आप देखिए कि प्राइज डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, आपने कम पैसे के अंदर यहाँ पे बेसिकली सेल किया, सपोज कीजिए उसका मार्केट प्राइस 100 है, 1000 है, आपने उसको 500 की रिगार्डिंग में ही सेल किया, या आप देखिए कि जितने भी प्राइस के अंदर में आपको एमएसपी के ऊपर ही जो मार्केट के अंदर ले लिया जाए किसी भी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, और प्राइवेट प्लेयर को जो यहाँ पे मनी बचता है उसको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये जो भावांतर भरपाई योजना है वो आपको देखने के लिए मिलता है, उसी का ये पार्ट है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो रेमुनरेशन प्राइस है वो प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, और यहाँ पे वोलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में। जो हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एन का जो पर्सपेक्टिव से है, जो नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव से क्या है, यूरिया को इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता है। ओनली आप देखिए कि पी एंड के कंपोनेंट की रिगार्डिंग में ही जो फर्टिलाइजर्स का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, उन सभी को अप्रूवल है वो दिया गया है पीएम आशा स्कीम की रिगार्डिंग में, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की रिगार्डिंग में। हमारे जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो कंटिन्यूस इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि आप देखिए कि अमेजन का डिलीवरी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो
जो फूड की रिगार्डिंग में जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, तो उन सभी के रिगार्डिंग में जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट फर्स्ट स्टेट है जिसके द्वारा इनके सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया था। अभी रिसेंटली कर्नाटका के द्वारा भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग में जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया कि उनको सोशल सिक्योरिटी का जो डोमेन है उसके अंदर में ऐड किया जा सके। मैरिटल रेप के बारे में है, आप देखिए कि वन ऑफ द टफेस्ट एक टॉपिक है किस तरीके से मैरिटल रेप है उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जाए, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये बेसिकली रेप का ही पार्ट है। तो उसके रिगार्डिंग में पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ था, सेंटर को अपना जो रिस्पॉन्स है वो इसके ऊपर दिया जा सके। कुछ हाई कोर्ट्स के द्वारा आप देखिए इसके रिगार्डिंग में जजमेंट है वो भी दिया गया है मैरिटल रेप के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, ये मैरिटल रेप के रिगार्डिंग में था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं, जो बार का जो सेक्टर है उसी को ये कंट्रोल नहीं करता है। जो हमारा एजुकेशन का जो सेक्टर है, हमारा जो जुडिशल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो इंस्पेक्शन का जो पावर है वो देखने के लिए मिलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। क्या स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1961 का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आप देखिए कि इनके द्वारा कुछ कॉलेज के अंदर में इंस्पेक्शन किया गया सरप्राइज वे के अंदर में, जिसको कि प्रेज किया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के इंस्पेक्शन, उनके रेगुलेशन के भी रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईरान के पर्सपेक्टिव से है। ईरान आप देखिए कि सिया जो डोमिनेटेड कम्युनिटी आप कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और उनके द्वारा एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सुन्नी है, जो एक डिफरेंट सेक्ट है इस्लाम के ही अकॉर्डिंग, उनके एक गवर्नर हैं उसको अपॉइंट किया गया है जो कुर्दिस्तान नाम की जो जगह है। आप देखिए कि जो कुर्द जो पॉपुलेशन है उसको एक सेपरेट कंट्री है वो देने का बात किया गया था, बट बाद में आप देखिए कि ट्रीटी ऑफ लिसाने है, ट्रीटी ऑफ सिविर है, उसके थ्रू जो कुर्दिस्तान का जो रीजन है उसको डिवाइड कर लिया गया 4 कंट्रीज के रिगार्डिंग में। कुछ पार्ट आपको टर्की के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए कुर्दिस्तान का रीजन है, इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर प्रॉमिस किया गया था कि आपको यहाँ पे जो सेपरेट कंट्री है, आपका जो कंट्री है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बाद में आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिगार्डिंग में जो नेगोशिएशन है उसके बाद में इसको डिवाइड कर लिया गया 3-4 कंट्रीज के रिगार्डिंग में। कुछ पार्ट ईरान के वहाँ पे है, कुछ पार्ट आपको टर्की के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कुछ पार्ट टर्की के वहाँ पे है, कुछ ईरान के वहाँ पे है, कुछ आप देखिए कि आपको जो इराक का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इराक के अंदर इनका एक ऑटोनोमस रीजन के रूप से भी सेटअप किया गया है। जो कुर्दिस्तान का जो रीजन है, कुर्द पॉपुलेशन का जो डोमिनेटेड एरिया है, आप देखिए कि टर्की के वहाँ तो काफ़ी बार आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलता है जो कुर्दिश पीपल है उनके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस है उसको कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कुर्दिस्तान के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो स्टेटलेस कम्युनिटी के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। ताइवान के द्वारा आप देखिए कि ताइवान जो आपको चाइना के ही पास में सिचुएटेड है, और स्टूडेंट ताइवान के द्वारा यहाँ पे टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में, टेरिटोरियल जो वाटर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे वॉइस को रेज किया गया। अभी आप देखिए कि आपको एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड किसका डिस्प्यूटेड ट्रिब्यूटरी है? जापान एंड चाइना का जो डिस्प्यूटेड ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे भी चाइना के द्वारा अपना एक जो आप देखिए कि मैरीटाइम जो व्हीकल है उसको वहाँ पे प्रेजेंट्स किया गया है सेनकाकू आइलैंड के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ताइवान के द्वारा, हंगरी के द्वारा अपना जो रोल है उसको डिनाई किया गया कि पेजर्स के ब्लास्ट के अंदर में उनका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे इजराइल के द्वारा ही जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है उसको इंसाइट किया गया है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी रिगार्डिंग में, अब आप देखिए कि इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर वो शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएन के वहाँ पे इजराइल का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसकी रिगार्डिंग एक प्रोपोजल है उसको मेंशन किया गया यूएन के प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।